आप बात करते हैं कि हर कोई, मैं सिर्फ अगर खातून कहूँगी या खवातीन कहूँगी तो फैसला लेंगे नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। मर्द हजरात भी खूबसूरत नजर आना चाहते हैं। तो आजकल ये देखने में आ रहा है कि हर कोई हमेशा हसीन और जवां रहने के ख्वाब जो है वो देखता रहता है, और जब ख्वाब देखता है तो उसकी ताबीर के लिए हर तरह का हरबा भी आजमाता है। तो ऐसा ही एक हरबा है बोटॉक्स। अब इससे खुद में तब्दीली आती है बहुत ज़्यादा, तो ये आखिर क्या है, इस पे हम बात करते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी, हमारे साथ लाहौर से गेस्ट है और हम जो है उनसे बात करते हैं कि आखिर अगर जो ख़वातीन करवाती हैं उसके बाद साइड इफ़ेक्ट तो कोई नहीं होता। तो जनाब हमारे साथ आमना परवेज़ मलिक और फातिमा परवेज़ मलिक मौजूद है, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमना और फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक है। अच्छा, सबा है, मुझे नाम भी बता दिया उन्होंने, अच्छा मैंने गलत किया, ठीक है। अच्छा सबा, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि ये जैसे फैसल और मैं शुरू में भी बात कर रहे थे कि अब तो ये मर्दों में भी रुझान है कि खूबसूरत नजर आना है और बोटॉक्स का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि ये वाकई ऐसा है कि अब ज़्यादा मर्द और ख़वातीन आते हैं और फिर इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें नज़र आते हैं? लोग काफ़ी ज़्यादा करवा रहे हैं बोटॉक्स और फिलर्स जो हैं, बट साइड इफ़ेक्ट्स का तो मैं कुछ कह नहीं सकती। बट हम लोग भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर देते हैं कि अगर मेकअप वो करवाने आए और उनके आईब्रो ड्रूपी हों तो हम कहते हैं कि ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन तो आपके लिए बोटॉक्स ही है। अच्छा। तो ये आई गेस आजकल ट्रेंड है इस चीज़ का, और ब्राइड्स को भी हम रिकमेंड कर देते हैं। मेल भी करवा रहे हैं, मेल मॉडल भी करवा रहे हैं। तो आपको पता है परफेक्शन जो है वो लाइक पिक्चर परफेक्ट होना कितना कंपल्सरी हो गया है सबके लिए। यानी अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी एक मर्द या कोई भी खातून जो कि एक मतलब जिनका ताल्लुक ही ऐसा है कि अच्छा घर में रहना है या घर के मामलात देखने हैं, वो भी ये चाह रहे कि हम खूबसूरत नजर आए, तो उनमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा फातिमा, मेकअप के हवाले से अगर मैं बात करूँ, हम वीडियोज़ भी चला रहे हैं, मेकअप का ट्रेंड भी बहुत चेंज हो चुका है। वो पहले वाली जो ख़वातीन होती थी ना कि लाल जोड़ा और लाल लिपस्टिक, अब वो भी ज़रा हट चुका है और बस बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हर कोई नज़र आना चाहता है। तो मेकअप में कितनी जिद्दत आई है? मेकअप में अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, लेकिन आजकल जो बहुत ज़्यादा 2022 में जो मेकअप इन है, नो मेकअप लुक बहुत ज़्यादा इन है। और हमारी ब्राइड्स भी अब यही चाहती हैं कि फाउंडेशन जो उनसी है बहुत ज़्यादा केकी ना हो, बिल्कुल नेचुरल स्किन लगे। और हम लोग भी, मैं और सबा भी क्लाइंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि फाउंडेशन जो उनसी है वो लाइट कवरेज वाली हो तो ब्राइड्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और लिपस्टिक के शेड्स भी अब जैसा न्यूड शेड बहुत ज़्यादा इन है, पिंक शेड्स बहुत ज़्यादा इन है। ड्रेसेस आप चाहे रेड भी ब्राइड पहन रही है, लेकिन शेड जो लिपस्टिक के हैं वो न्यूड और पिंक वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इससे आपकी फ्रेश और यंग लुक भी लगती है, और अगर आपका डे का इवेंट है तो उसमें ब्राइड ज़्यादा अच्छी लगती है। सही है। अच्छा, और अगर डेली मेकअप रूटीन की मैं बात करूँ, जैसे हम डेली बेसिस पे मेकअप करना है, या यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने वाली बच्चियां हैं या फिर ऑफिस जाने वाली खवातीन हैं, जाहिर सी बात है मर्द तो मेकअप नहीं करते, इसलिए मैं मर्दों को मेंशन नहीं करूँगी। तो जो खवातीन डेली रूटीन में मेकअप चाहती हैं कि वो करें और खूबसूरत जाज़िबे नज़र आएँ, तो उनके लिए क्या है? फाउंडेशन आपका लाइनर, आपकी लिपस्टिक, कलर को कैसे चूज़ करना है आपने, या फिर मौसम को कितना मद्देनज़र रखना है? डेली रूटीन में तो आप अच्छी फाउंडेशन पे इन्वेस्ट करें। अगर आपकी अच्छी फाउंडेशन है तो देन आप जो है वो बहुत अच्छी आपकी स्किन हो जाती है। और जैसा डे टाइम में ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप बीबी क्रीम यूज़ करें या आप टिंटेड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, उससे स्किन की ज़्यादा अच्छी फिनिश आती है। अच्छा। अगर आपने किसी इवेंट पे जाना है, जिस तरह आपने कोई वेडिंग अटेंड करनी है, तो उसमें हम क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं, बल्कि यंगस्टर्स को भी यही रिकमेंड करते हैं कि उनमें आप प्रॉपर फाउंडेशन अप्लाई करें। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी बीबी क्रीम अप्लाई करें फेस के ऊपर, या आप टिंटेड मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, इससे भी बहुत अच्छी कवरेज हो जाती है। और देन लिप टिंट और आईब्रो जो है वो आपकी लाइक फीचर को बहुत ज्यादा एनहांस करते हैं। अगर आप अच्छे आईब्रोज, हाँ परफेक्ट आईब्रोज बना लेते हैं, लिप टिंट चीक पे, लिप्स पे लगा लें, यू आर गुड टू गो। तो अच्छा, जैसे हमने स्टार्ट में बोटॉक्स की बात की, ये बोटॉक्स करा लें बेहतर है या मेकअप से अपने आप को कवर कर लें वो बेहतर है? लॉन्ग लास्टिंग चीज़ के जो कि आपकी स्किन को ज़्यादा डैमेज नहीं कर रही। हाँ, जब तक आप आई गेस कंफर्टेबल हैं, आप मेकअप से जो है अपनी ब्यूटी को इन्हांस करें। अच्छा, और जब आपको ये फील हो कि अब नहीं हो रहा तो देन यू कैन गो फॉर बोटॉक्स। अच्छा, और फातिमा, जैसे बहुत सारी लड़कियों का ये सवाल भी होता है कि शादी है, ये तस्वीर है और ऐसा ही हमने नजर आना है, तो उन लड़कियों को आप क्या कहते हैं कि थप्पड़ मार के अपना मुँह लाल लग रहे हैं, आप पे जो चीज़ सूट करिए आप उसको प्लीज़ कैरी करें, ऐसा ही है?
ऐसा है, लेकिन अब बहुत कम हो गया। अब गर्ल्स जो सी माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि अगर आप किसी सेलिब्रिटी की पिक्चर लेकर आ रहे हैं तो एज इट इज़ आप वैसे नहीं लग सकते हैं। और जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आती हैं, हम उनके साथ कंसल्टेशन करते हैं और उनको रिकमेंड करते हैं कि अकॉर्डिंग टू उनके फेस फीचर्स उनको कौन सा मेकअप सूट करेगा। तो अब इस तरह वाला ज़्यादा इशू जो उनसे आना फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ जिस तरह क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि नहीं, हमने रेड लिपस्टिक ही अप्लाई करनी है, या हमें डार्क जो सा है हमें रेड लिपस्टिक लगाएं तो हमारे जो चीक टिंट भी है, ब्लश भी है, वो भी डार्क होना चाहिए। लेकिन अब जो सा है मैं तो पर्सनली अपनी क्लाइंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ कि ज़्यादा नेचुरल जाएं। जितनी नेचुरल ब्राइड होती हैं वो उतनी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। अच्छा, और सबा आजकल हम देख रहे हैं ना, बड़ा क्विक मेकअप वाली वीडियोस आना शुरू हो गई हैं कि जी 5 मिनट में 10 मिनट में आप मेकअप करें और आप माशाल्लाह बड़े खूबसूरत, मतलब हर खातून ही खूबसूरत होती है लेकिन मेकअप के बाद मज़ीद खूबसूरत होती है। फैसल, आप इत्तेफाक करते हैं? अच्छा तो सबा, ये जो क्विक मेकअप वाली वीडियोस होती हैं, घर बैठे खवातीन जो चेहरे पे अप्लाई करना शुरू कर देती हैं, आपको नहीं पता आपकी स्किन टोन क्या है, आपको कौन सी बेस यूज़ करनी चाहिए, उनके लिए क्या मशवरा है? देखें, ज़्यादातर तो पाकिस्तान में यही ट्रेंड है कि हम बहुत ज़्यादा लाइटर फाउंडेशन की तरफ चले जाते हैं। बट मुझे ये लगता है कि आप अपनी स्किन टोन के इक्वल लगाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, या फिर आप 1 शेड लाइटर चले जाएं, उससे ज़्यादा लाइटर ना जाएं। और दूसरा, 5 मिनट्स मेकअप तो हो जाता है, बट सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जो आपको एवरीडे मेकअप वो हो जाता है 5 मिनट्स में हो जाता है। और उसके लिए सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स ही चाहिए। आपको अच्छी फाउंडेशन चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, मस्कारा चाहिए एंड देन ब्लश चाहिए। तो वो तो फीमेल्स जो है आजकल वो इजीली 5 मिनट्स में कर लेती हैं। बट प्रोडक्ट आपके पास राइट होने चाहिए। ये प्रोडक्ट जो वाली जो बात की ना फातिमा, मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो जाती है, हमारे पास भी चीज़ें आती है प्रमोट कर दें, लेकिन मसला होता है उनके इस्तेमाल करने का। आप ख़रीद तो लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि जब ये चीज़ आएगी तो फिर आपकी स्किन पे इसका रिएक्शन क्या होगा, क्या वाकई आपकी स्किन खूबसूरत लगेगी या खुदा ना खासा ख़राब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो घर बैठी ख़वातीन जो कि ऑनलाइन चीज़ें देख के ऑर्डर कर देती हैं फ़ौरन से, आपकी नज़र में उनके लिए क्या मशवरा है कि किस तरह से अपनी स्किन को मद्देनज़र रखें, किस तरह से ऑर्डर करें चीज़ों को कि पैसे भी बच जाए और आपकी स्किन भी ख़राब ना हो? आई गेस अब तो लोकली स्टोर्स पे अच्छे प्रोडक्ट्स ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने से बेहतर ऑनलाइन आप तब करें जब आपको आइडिया हो जाए कि मेरे यही वाले प्रोडक्ट्स हैं। पहले तो आप स्टोर में जाके अपने अकॉर्डिंग टू स्किन टोन जो है अपनी सिलेक्शन करें, और वो जब आपको प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं और आपको सूट करता है, देन आप ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर सकते हैं। सही है। तो स्टोर्स पे जो गर्ल्स भी होती हैं वो आपको अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन, आपके टेक्सचर को देख के आपको रिकमेंड कर देती हैं कि आपको ये वाली फाउंडेशन सूट करेगी। अगर आपकी पोर्स वाली स्किन है तो आपको ये वाला प्राइमर सूट करेगा। तो बेस्ट यही, अगर आपके पास फैसिलिटी है तो आप स्टोर से जाके परचेज करें, स्पेशली मेकअप के प्रोडक्ट। ऑनलाइन ना खरीदें, इतना ऑनलाइन जो है उसके ऊपर रिलाई ना करें। ठीक, सबा और फातिमा बेहद शुक्रिया। जी जी, हम लोग भी ऑनलाइन कर लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, बाय कर सकते हो, बट देन वो उस तरह की नहीं आती। तो हाँ, देखिए ये सबसे बड़ी कंप्लेन है, मेरी भी यही कंप्लेन है कि ऑनलाइन मंगवा तो लेते हैं चीज़ें लेकिन वो चीज़ मिलती नहीं है, लेकिन और पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। सबा और फातिमा बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। और वो खवातीन जो कि चाह रही हैं कि खूबसूरत लगें, ज़ाती मशवरा फैसल ये है कि आप पानी और अपनी डाइट जितनी अच्छी रख सकते हैं ना, आप उतने ही ज़्यादा खूबसूरत नजर आ सकते हैं। अब आप आपने बहुत खूबसूरत बात की है ये। मर्द और औरत दोनों खूबसूरत नजर आ सकते हैं। ज़्यादा पानी पिए, सुबह उठते साथ पानी पिए, डाइट अच्छी रखें और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, प्यारे लगेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। एक और ख़बर है। अच्छा जी, तो फिर बात ये है, मामला ये है कि जब हर कोई हसीन और जवान रहना चाहता है, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत से लोग बहुत से तरीक़े अपनाते हैं, तो मज़ीद क्या तरीक़े होते हैं, इस पे हमारे नुमाइंदे हैं रेहान, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी उनकी रिपोर्ट देखते हैं। हसीन, दिलकश और जवान दिखाई देना हमेशा से इंसान की ख्वाहिश रही है। गए वक्तों में इस मकसद को हासिल करने के लिए देसी तरीक़े इलाज से मदद ली जाती थी, जिसमें जड़ी बूटियों से इलाज शामिल था। मगर अब वक्त बदल गया है, सोच बदल गई है और इलाज के तरीक़े बदल गए हैं। अब बोटॉक्स हुस्न जवानी बरकरार रखने के बेहतरीन तरीक़ों में शामिल है।
बोटॉक्स के बारे में मुमताज प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर फहद मिर्जा कहते हैं कि आज के दौर में बोटॉक्स चेहरे की झुर्रियां गायब करने से लेकर दूसरे कई मसाइल का हल फराहम करता है। उम्र के साथ साथ हमारी जो स्किन होती है ना वो कमज़ोर हो जाती है, लेकिन उस स्किन के अंदर जो पट्टे लग रहे होते हैं जो हमारे चेहरे को मूव कराते हैं, जैसे कि ये मूवमेंट है और ये मूवमेंट है, ये पट्टे कमज़ोर नहीं होते। तो वक्त के साथ साथ इनकी मूवमेंट से आपकी स्किन में झुर्रियाँ आने लगती हैं। जहाँ स्किन मूव करती है वहाँ थिन हो जाती है, वो झुर्रियाँ बन जाती हैं। तो बोटॉक्स पट्टों को कमज़ोर करने का एक केमिकल है, वो पट्टों को कमज़ोर करता है तो झुर्रियाँ कम हो जाती हैं, और जितने अरसे तक बोटॉक्स लास्ट करता है उतने अरसे तक आपकी झुर्रियाँ आती भी नहीं है। बोटॉक्स इंजेक्ट करने के बाद विद इन 10 डेज to 12 डेज फुल इफेक्ट आ जाता है, बट लोगों को 2 दिन के बाद भी नज़र आना शुरू होता है, बट कंप्लीट इफेक्ट 10 to 12 डेज। बावजूद इसके कि हमारे 90% फनकारों ने हुस्न में निखार लाने के लिए बोटॉक्स का सहारा लिया है, मगर इसके बावजूद कई नामवर सितारे पूरे यकीन से इस तरीक़े इलाज की पैरवी में कुछ भी कहने से कासिर नज़र आते हैं। समा ने इस बारे में निदा यासिर, उशना शाह, जावेद शेख और सादिया फैसल से बात की तो उन्होंने यूँ इजहार ख्याल किया। अगर आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, अगर आपका दिल करता है आप दोबारा से जवान दिखते हो, सो व्हाई नॉट। बोटॉक्स बेसिकली आपकी जो मसल्स हैं उनको फालिज कर देता है, सो ये सुनकर ही डर लगता है, मगर फिर झुर्रियाँ ज़रा देर से आती हैं। मैं तो इसके हक में नहीं हूँ कि आदमियों को नहीं करवाना चाहिए, औरतों को तो चलो माफ़ी है ना, 7 खून माफ़ है उनको। उनकी मर्जी, उनकी शक्ल, उनकी मर्जी। मगर दूसरी तरफ डॉक्टर हिरा ज़हीर इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं करती। उनका कहना है कि बोटॉक्स अपने अंदर लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशात का हल तो रखता है, मगर इसके साथ ही कई नए मसाइल को जन्म देने की वजह भी बन सकता है। want to look 100% beautiful, which is next to impossible. उसके लिए लोग अब गाहे बगाहे यंग एज में भी ब्यूटॉक्स की तरफ आ रहे हैं। ब्यूटॉक्स कहने को थेरेपी तो है, मगर इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट बिल्कुल हैं। मेरी जैसी आम खवातीन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अननेसेसरी ऐसे आर्टिफिशियल तरीक़ों पे ना जाएं कि अल्लाह ताला ने हमें जैसा बनाया है वो बेहतरीन है, और हमारा बनाने वाला हमारे लिए बेहतरीन जानता है कि उसने हमें कहाँ, कैसा और किस तरह बनाया है। दूसरी तरफ डॉक्टर फहद मिर्जा डॉक्टर हिरा की इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। उनका कहना है कि बोटॉक्स के किसी भी किस्म के मनफी असरात नहीं हैं, मगर नीम हकीम खतरे जाँ वाली मिसल इस मामले में भी सादिक आती है। बोटॉक्स से ऐसा साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट बोटॉक्स का ये है कि अगर इंजेक्ट करने वाले ने सही इंजेक्ट नहीं किया, गलत इंजेक्ट कर दिया तो आपकी आईब्राउ गिर जाएगी, गलत इंजेक्ट किया तो आपकी आईलेट गिर जाएगी। ये भी 6-8 हफ्ते तक लास्ट करता है। फिर चूँकि बोटॉक्स टेम्प्रेरी है तो उसका इफेक्ट रिवर्स हो जाता है, उसका लेजिस्लेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। मैल प्रैक्टिस का जनरल लेजिस्लेशन होगा, बट एस्थेटिक इंडस्ट्री के अंदर एज सच के कौन इंजेक्ट कर रहा है, कौन फिलर लगा रहा है, कौन बोटॉक्स लगा रहा है, एज सच नर्सेज भी लगा रही हैं, स्टाफ भी लगा रहे हैं, MBBS डॉक्टर्स जिनको क्वालिफिकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, वो भी लगा रहे हैं, और इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन इसकी होनी चाहिए बिकॉज ये कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सीरियस हो सकती हैं। बोटॉक्स के इलाज के हवाले से कानून साजी में कितना वक्त लगता है, इस बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता, मगर इस तरीक़े इलाज की तरफ राग़िब होने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और ये रुझान तशवीशनाक है, क्योंकि हर ख्वाहिशमंद का 100% दुरुस्त मुआलिज तक रसाई हासिल करना ज़रूरी नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि बोटॉक्स की कशिश ख़वातीन को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि खुदा ने जिसको जैसा तख्लीक किया है उसके लिए वही बेहतरीन है। मसनूई तरीके से हासिल की जाने वाली खूबसूरती हरगिज़ पायदार साबित नहीं हो सकती। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं दोबारा से मोबाइल के इस्तेमाल की। जैसे हमने ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी कि बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनकी सेहत पे बहुत से असरात मरतब होते हैं, लेकिन इसी चीज़ का, इसी टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव इस्तेमाल भी है, जिससे क्या होता है आपकी इनकम
बड़ी अच्छी हो जाती है। यानी आप मोबाइल के थ्रू ही ऑनलाइन कारोबार करते हैं और ये कारोबार पाकिस्तान में तेज़ी से मकबूल हो रहा है। ऑनलाइन काम के लिए किसी दुकान की आपको ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बहुत से लोग ऑनलाइन कारोबार से लाखों रुपए माहाना कमाते हैं। लेकिन ख़वातीन इस मामले में शायद अब पीछे नहीं रही हैं, या हम ये कह दें कि वो जो है मर्दों के शाना बशाना है, या फिर ये कह दें कि उनके लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म भी सामने आ रहा है जिस पर वो अपना कारोबार रजिस्टर करवा सकते हैं और माहाना अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। यकीनन कुछ ना कुछ मसले मसाइल तो होते हैं, तो अभी इन्हीं मसले को हल करने के लिए एक खातून ही ने प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां खातून एंटरप्रेन्योर अपनी प्रोडक्ट्स बिला किसी मुआवजे के अकाउंट बनाकर फरोख्त कर सकती हैं। तो आज की हमारी ख़ास मेहमान है माही ज़हरा हुसैन, जो ना सिर्फ कम उम्र CEO का एजाज़ रखती हैं बल्कि हाल ही में उनकी टेक्नोलॉजी कंपनी ने इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता है। तो माही, सबसे पहले तो इस अवार्ड को जीतने पे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आप बखैरियत होंगी, ठीक ठाक होंगी। किस तरह ये आइडिया आया आपको? ऑनलाइन कारोबार तो सभी कर रहे हैं, तो आप इसमें स्पेसिफिकेशंस कैसे लेकर आई? थैंक यू सो मच। बेसिकली जी जो आइडिया था, मुझे खुद मेरी तालीम सारी मैथ्स और साइंस और डेटा में है, लेकिन मुझे खुद हाथ से चीज़ें बनाने का बहुत शौक़ है। एंड अब क्योंकि पूरी दुनिया में लोग जो चीज़ें बना रहे हैं वो ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं और बेच रहे हैं, तो कोविड के दौरान मैंने ऐसी और बहुत ख़वातीन देखी जो कि पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत चीज़ें बना रही हैं और बेच रही हैं। तो फिर मैंने सोचा कि कोई एक जगह होनी चाहिए जिधर आप आके ये सब टैलेंट को आप एक्सप्लोर कर सकें। बिकॉज़ अभी ये है कि छोटी छोटी स्टोर्स हैं या छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं और हर एंटरप्रेन्योर को खुद मार्केटिंग करनी पड़ती है, खुद काम करना पड़ता है कि भाई लोग आएँ और उनसे ख़रीदें। तो आई वांटेड कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एक जगह हो जिधर हम थोड़ा मेंटोर कर सकें और मदद कर सकें इन ख़वातीन की, यंग एंटरप्रेन्योर्स की, जो कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या हाथ से खुद बना रहे हैं, ताकि हम उनकी जो टेक साइड है कि वेबसाइट किस तरह चलती है, ई स्टोर किस तरह चलता है और मार्केटिंग ऑनलाइन किस तरह होती है, उसमें हम उनकी हेल्प कर सकें और वो फोकस करें अपने प्रोडक्ट को बनाने में और अपने ब्रांड को बनाने में। अच्छा माही, जैसे अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाऊँ, मैं किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ? मैं किस तरह से अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करवा सकती हूँ? मैं किस तरह से आपकी टीम का हिस्सा बन सकती हूँ? सो बेसिकली जी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है प्रोसेस। आप वेबसाइट पे जाइए और उधर एक ऊपर स्टार्ट शॉप का बटन होता है, ओपन शॉप, उधर आप क्लिक करें, अपनी आप डिटेल्स भरें कि आप का नाम क्या है, हम आपसे किस तरह कांटेक्ट करते हैं और टीम हमारी आपसे फिर कांटेक्ट करेगी और आपको पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में बताएगी और अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आपकी हेल्प भी करेगी कि आप अपनी शॉप ओपन कर सकें। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हम अभी शुरू में हैंड होल्डिंग कर रहे हैं ताकि हम लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनको दिखाएं कि ये कितना आसान है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ट्रेनिंग्स भी देना शुरू करेंगे, बिकॉज द होल आइडिया इज़ कि आप लोगों को एजुकेट करें कि वो ऑनलाइन सेलिंग किस तरह कर सकते हैं। तो हम लोग ब्रांडिंग पे, ऑनलाइन मार्केटिंग पे, इन सब चीज़ों पे हम एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, कोर्सेज भी देंगे। ओके, ज़बरदस्त। आपने गालिबन 100 से ज़ायद या 120 ख़वातीन की मेंटोरिंग भी की है। ये क्या प्रोसेस था और किन किन की मेंटोरिंग की, क्या रिजल्ट रहा है इसके, ज़रा ये बताइए। ये जी अभी हमारी एक ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट है। इनमें से काफ़ी औरतें तो इस प्लेटफॉर्म पे भी अब अपनी दुकानें खोल रही हैं। अगेन लाइक आई सेड, आइडिया हमारा ये है कि हम इनको लेके चलें और इनको एजुकेट करें साथ साथ। बहुत सी ऐसी ख़वातीन आपको मिलेंगी, आपको यंग एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे जिनको चीज़ तो बनानी आती है बट उनको ब्रांडिंग का नहीं पता, उनको मार्केटिंग का बिल्कुल नहीं पता, उनको टेक्नोलॉजी का नहीं पता। बहुत बेसिक ये स्किल्स हैं जो अगर थोड़ा थोड़ा भी इनको कोई बता दे तो इनकी सेल्स बहुत ऊपर जा सकती हैं। तो वो हम अभी इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरा एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जब हम इन लोगों को लेके आ रहे हैं और जिनको हमें लगता है ज़रूरत है मदद की, हम उनकी साथ साथ मदद भी करेंगे, इनको मेंटोर भी करेंगे। सही है। अच्छा माही, एक रफली आइडिया क्या है कि खातून माहाना कितना कमा सकती है, या एस्टिमेटेड हम ये कहें कि इतने से लेके इतने तक उसकी जेब में पैसा आ जाता है घर बैठे बैठे, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने आप को इस रेंज तक जो है वो इंडिपेंडेंट बना सकती है? देखिए जी, विद दिस तो द स्काई इज़ द लिमिट।
जहाँ तक ई कॉमर्स आ गया है, और अगर आप पाकिस्तान के अंदर अंदर भी देखें तो माशाल्लाह अब आबादी हमारी इतनी ज़्यादा है और हमारे पास बाइंग पावर बहुत है। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये सेकंड फेज़ में बाहर भी हम लोगों को ऑप्शन देंगे कि वो अपनी सेल्स यूके में, यूएस में, यूरोप में कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि जी इसमें तो मतलब ज़ीरो से लेके आसमान तक आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बात सारी एंड में आ जाती है आपके पैशन की, क्योंकि कोई भी काम जो करने के लायक होता है वो आसान नहीं होता। तो ये नहीं है कि बंदा 4 दिन के लिए आप अपनी एक चीज़ चलाएं और अगर आपकी कोई सेल ना हो तो आप मायूस हो जाएं, ये नहीं हो सकता। तो हमें ये बहुत सिखाना है लोगों को कि यू हैव टू परसिवियर, यू हैव टू कीप गोइंग। आप कोशिश करते रहें, आप ट्राई करते रहें, आप हमारे से रुजू फरमाएं, हम आपकी मदद करेंगे। मेरा ख्याल है कि 30 से 40 हज़ार की आमदनी करना मुश्किल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और ये मैं आपको लोअर एंड पे बता रही हूँ। और जब आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट्स खुल जाती हैं तो फिर तो ये नंबर भी छोटा है। ओके माही, इससे पहले कि मैं आपसे कोई भी सक्सेस स्टोरी आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, एक मेरा क्वेश्चन है। हमारे यहाँ दूर दराज इलाकों में जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो हमारे हैंड प्रिंटेड शॉल हैं, वो रिल्ली हो जाए या फिर वो अजरक हो जाए या फिर वो थर की साइड पे जो उनकी स्पेशल चादर होती है, इस तरीके की चीज़ें सदर्न पंजाब में जो उनके ब्लू एंड वाइट मोज़ाइक से चीज़ें बनी हुई होती हैं, वहाँ पे जो ख़ातीन इतनी, और घाटी पे जितना काम होता है वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन है, वो ये कि जो उनकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग है वो इतनी कम होती है और उन बेचारियों को मार्जिन भी इतना कम मिलता है। वाई? बिकॉज मिडल मैन जो बीच में आ जाता है ना, तो उसने सारी जो है ना तबाही फेर देता है। वो टेक्नोलॉजी लाने से एक चीज़ तो ये हुई है कि इस मिडल मैन को जो है ये ज़रा साइड हुआ है। बाकी ममालिक में, हमारे मुल्क में आप समझते हैं कि अभी टाइम आ गया है कि ऐसी ख़ातीन को भी हम ट्रेनिंग दें। आई नो मैं एक बहुत बड़ी आस्क कर रहा हूँ ये कि ऐसी ख़ातीन को जो दूर दराज इलाकों में है, लेकिन टेक्नोलॉजी इज़ टेक्नोलॉजी और ये जितनी तेज़ी से फैल रही है, अब इन ख़ातीन को भी हमें इस नेट में लाना चाहिए। बिल्कुल लाना चाहिए, और ये आप बिल्कुल आपकी बहुत बड़ी आस्क नहीं है। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर रोड मैप, दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर प्लान। इनको ही जब हम एम्पावर करेंगे तभी मज़ा आएगा। देखें, आप किसी के पास एक प्लेटफॉर्म लेके जाएं जिसको ऑलरेडी सारी टेक्नोलॉजी का पता है, जो कि किसी और प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते थे, तो वो तो फिर मज़ा नहीं ना आया प्रोजेक्ट का। मज़ा तो तब आएगा जब हम इन औरतों तक पहुंचेंगे, और ये हमारा है गोल कि हमने इन लोगों तक पहुंचना है, इनको ये स्किल्स देनी है। और फ्रैंकली ये स्किल्स इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है सीखनी। तो गोल हमारा यही है कि इन तक पहुंचना है ताकि इनको प्रॉपर एक इनकम मिले जो वो मेहनत करती हैं, काम करती हैं, और इनको कोई एक्सप्लॉइट ना करे। सही। और माही, जैसे फैसल भी कह रहे थे कि हम चाहेंगे कि आप एक सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। आप मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहती हैं कि इस प्लेटफॉर्म की जर्नी के बारे में? बिल्कुल 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 बिल्कुल, या फिर किसी और की अगर जर्नी का जिक्र आप हमारे साथ करना चाहें तो। सो बेसिकली मेरी खुद मैथमेटिक्स में है सारा मेरी एजुकेशन है। जब टेक्नोलॉजी कंपनी मैंने ज्वाइन की तो अभी हम मोस्टली जो काम करते हैं हम बाहर के मुल्कों में कंपनीज के साथ काम करते हैं। यहाँ आने का और लोकल मार्केट में काम करने का बस एक ही मकसद है कि हम किसी तरीके से बेहतरी ला सकें टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिस तरह आप कह रहे हैं। और इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑलरेडी हमें इतनी कहानियों का पता लगा है, इतनी यंग लड़कियों ने हमें लिखा है, कुछ हमें सिंगल मदर्स ने लिखा है जो अपनी बेटियों को, बच्चों को बड़ा कर रही हैं, दे वांट टू एजुकेट देम। और मेरा ख्याल है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मदद बहुत हो सकती है। बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं। कुछ बिज़नेस स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रही हैं और उनको ज़रूरत है कि वो थोड़ी सी इनकम अपनी कमाएं, लेकिन वो कुछ बनाती हैं बट उनको नहीं पता वो कहाँ बेचें। तो जब उनको हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला तो वो बहुत एक्साइटेड थी। हमें ख़त लिख रहे हैं लोग कि थैंक यू सो मच, इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। और एक जो चीज़ आई थिंक मसला होती है, लोगों के पास बजट कम होता है। तो क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे ये है कि आपकी कोई साइन अप फीस नहीं है, कोई कमीशन नहीं हम चार्ज करते, आपकी शॉप बिल्कुल फ्री है। तो ये काफ़ी लोगों के लिए एक अच्छी बात हो जाती है कि अच्छा चलो हम ट्राई करते हैं, और अगर नहीं भी चला तो कोई नुकसान नहीं है।
क्योंकि एक वो भी तो बहुत बड़ी बात होती है ना, अगर आप एक छोटे से अमाउंट से भी अगर आप शुरू करें 2000-3000 रुपये महीना, अगर आप किसी से सब्सक्रिप्शन लें तो वो उनके लिए एक बड़ी अमाउंट हो सकती है, और वो एक उनके रास्ते में रोड ब्लॉक हो सकता है कि भाई हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमें इतने पैसे चाहिए। तो वो चीज़ जो हमने एक रिमूव की है, उसकी वजह से काफ़ी ऐसे लोग आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे जो आई एम होपिंग कि 6-8 महीने में मैं आपके साथ उनकी सक्सेस स्टोरीज शेयर करूँगी। ज़बरदस्त। और क्योंकि अभी तो हमें पता है कि वो शुरू कहाँ से कर रहे हैं। माही, मुझे आखिर में ये बताती जाएं, व्हाट्स योर बिजनेस मॉडल देन? ऑब्वियसली जितना भी ये तमाम तरह ऑनलाइन काम होता है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो खर्चा आता है। यूसुफ सेड कि जी आप कोई सब्सक्रिप्शन या इस तरह की चीज़ तो नहीं करते, तो आप इसको रन कैसे करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को? सो बेसिकली जी अभी तो दिस इज़ आवर वे ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी। ये एक मेरी कंपनी का इनिशिएटिव है कि जिससे हम कोई लोकली कोई चेंज ला सकें। इवेंचुअली जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स खोलेंगे, जब हम अपनी ट्रेनिंग्स लेके आएंगे, जब हम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आपकी रैंप अप करेंगे, तो उसमें हम फिर थोड़ा सा कुछ चार्ज करेंगे। बट आई वांट टू मेक श्योर कि जब मैं चार्ज करना शुरू करूं तो सेलर्स एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएं जिधर उनके लिए इट मेक सेंस और वो फीस पे कर सकते हैं। सही। शुरुआत में बंदा पहले ही थोड़ा घबराया हुआ होता है, तो शुरू में मेरा ख्याल है इस तरह का कोई हर्डल आपके सामने नहीं होना चाहिए। बट इवेंचुअली जब हम आपको और सर्विसेज देंगे, आपकी सेल्स और बूस्ट करेंगे, तब हम शायद छोटी सी कोई कमीशन चार्ज करें। ठीक है माही, बेहद शुक्रिया। चलें जी अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अनदेखा पाकिस्तान की बात करेंगे और आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे बंदरों की कहानी जो खाना हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करते हैं। और बंदरों ने अलग अलग ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं और ये बंदर ऐसे हैं कि इंसान भी इनसे डरते हैं। तो ये बंदर कौन से हैं, क्या करते हैं ये, आज देखते हैं। मारगला में बंदरों का ये झुंड हमला करने जा रहा है। बदमाश बंदर। ये बदमाश बंदर कभी भी किसी पर भी हमला कर सकती हैं। बंदरों के 6 से 8 गैंग्स ने यहाँ अपने इलाके बांटे हुए हैं। खाना ना मिले तो 10 से 12 बंदरों का ग्रोह घरों में भी घुस जाता है। जो बाहर से आते हैं ना लोग, उनको इधर चीजें डालते हैं। इधर हमारे घर हैं, ये बच्चों को बाहर नहीं खेलने देते, बच्चों को भी तंग करते हैं और खाना भी नहीं बाहर खाने देते। अगर कोई मेहमान आ गया तो फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। खाना वगैरह खाना होता है तो एक बंदे ने ऊपर खड़ा होना था। मसला ये है कि ये हाथ से भी चीज़ उठा लेते हैं। इस सड़क पर लोग बंदरों को खाना डालते हैं, लेकिन जब दूसरे गैंग को कुछ ना मिले तो वो नाक में दम कर सकते हैं। इनकी पहचान मुश्किल है, कौन दोस्त है कौन डाकू। नाज़रीन, ये भूख ही है जिसने इन बंदरों को बदमाश बना दिया है। बंदर घंटों तक E7 सेक्टर में घात लगाए बैठे रहते हैं और फिर सरगना के एक सिग्नल पर सब दौड़ पड़ते हैं। लूटमार में कुछ ख्याल नहीं रखा जाता। बंदरों के बच्चे, बूढ़े, नर और मादा सब एक हो जाते हैं। पानी वाले वायर ऊपर छत पे जो जो चीज़ें लगी हैं उनको अक्सर डेली तोड़ जाते हैं। लोगों ने वायर्स लगाई, वायर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स भी लगाई, लेकिन उससे ऊपर से तो आ जाते। इलेक्ट्रिक वायर इतनी ऊंची तो है नहीं, तो ये गाड़ियों का भी नुकसान करते हैं। 2 सारी गाड़ियों पे स्क्रैच डाल जाते हैं, कभी कोई ना कोई शीशा तोड़ जाते हैं।
बदमाशों को भगाने के लिए इन घर वालों के पास डंडे और गुलेल हैं, लेकिन हमला आवर जब ज्यादा हो तो खाना और खुद को बचाना मुश्किल हो जाता है। वाइल्ड लाइफ को कहा जाए कि इन बंदरों को कहीं यहाँ से शिफ्ट करा दें या किसी मुल्क को तोहफा दे दें, लेकिन ये है कि ये इन्होंने पूरे ही सैमन की नींदें आराम की। रेस्क्यू वालों ने भी इन बंदरों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। हमने तकरीबन पिछले 1 साल से 12 से 15 मंकीज़ जो हैं, जो प्रॉब्लमेटिक मंकीज़ हैं, उनको पकड़ा गया है और यहाँ पर अपने रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा गया है। बेसिकली वो साइकोलॉजिकल पेशेंट जस्ट लाइक अगर आप पिंजरे के अंदर भी देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मंकीज़ होते हैं। E7 के इस इलाके में शहरी परेशान हैं कि वो बंदरों की हदूद में घुसे हैं या फिर बंदर अपनी हदूद से निकल गए। यहाँ बंदर और इंसानों की जंग जारी है। मंकी गैंग का डर लगा रहता है। कैमरा टीम के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं और इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले इंतबा ये कि अल्लाह ताला ने हम सबको जिस हाल में और जिस रंगत में बनाया है वो सबसे अपनी बेहतरीन क्रिएशन बनाई है। ये सिर्फ हमारी अपनी ही जहनियत है कि हम किसी रंग को फ़ौक़ियत देते हैं और किसी को बहुत बुरा समझते हैं। हर कोई आजकल जो है वो उसको एक कॉम्प्लेक्स है कि उसे चट्टा होना है। हर कोई आजकल गोरा होना चाहता है। रंग सांवला, गंदुमी या काला होने पर एहसास कमतरी का शिकार होता नहीं है, करवाया जाता है। अब ऐसे में हमारी एंकर सबा शेख कई बार उन्होंने लोगों से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की उनसे कि भाई आप क्या समझते हैं इस हवाले से। तो पहले सुनते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। लड़का हो लड़की हो, वो इस दौड़ में लगा हुआ है कि गोरा हो जाए, खूबसूरत हो जाए। आप क्या कहें? दिल गोरा होना चाहिए। तो रंगत कितनी मैटर? वैसे तो खैर बहुत करती है। आप काले हैं या गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या समझती हैं? वेल मैं तो खुद बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गोरी हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा गोरी हो जाऊँ और उस टेंशन में मैं और ज़्यादा काली हो जाती हूँ। हमने देखा है कि आजकल लड़कों में बड़ा क्रेज है, गोरे होने का बड़ा शौक है, क्या कहेंगे आप? अट्रैक्शन के लिए लोग इस तरह के ऑल फॉल फार्मूले वगैरह यूज़ करते हैं। लड़के भी बड़े आजकल इंजेक्शंस वगैरह लगा रहे हैं गोरे। ऐसा ट्रेंड है ये, सब गोरे होने के लिए लगे हुए हैं। कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं और प्रोसीजर्स करवाते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? यार बंदे की अपनी मर्जी है, अपनी अपनी चॉइस है। वैसे भी मर्द अगर हज़ार जो हैं वो थोड़े से टैन हों तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर कोई गोरा है या काला है उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, गोरा हो या काला हो, कोई भी हो, दिल वाला होना चाहिए। क्या वाकई रंगत मैटर करती है? अगर कोई काला है तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। लड़के भी आजकल जो हैं वो क्रीम्स लगा के और इंजेक्शंस लगा के गोरे हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। हर बंदा चाहता है वो खूबसूरत दिखे, लड़का है या लड़की है। रंगत के पीछे भाग रहे हैं, लड़के हो लड़कियां हो, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, गोरे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अपने आप पे एतमाद नहीं है, इसलिए वो परेशान है कि हम गोरे होंगे तो ही हमें लोग पसंद करेंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। भाई काले जो है ना वो दिल वाले होते हैं, गोरे बेवफा होते हैं। आई डोंट नो। रंगत कितनी मैटर करती है? नहीं, मेरे नज़दीक रंग का कोई ताल्लुक नहीं है। अखलाक इंसान का सबसे बेहतर चीज़ है। 3 प्रोडक्ट्स आई हुई हैं, इतने लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, उसके इतने साइड इफेक्ट हैं, क्या कहें? तो मैं तो यही कहूँगी कि नहीं इस्तेमाल करें। तो आपने देखा कि लोगों का क्या कहना है और कई बार लोग ये तो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं जी ये ठीक नहीं है, लेकिन दिल ही दिल में वो ये कहते हैं कि हाँ अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बुरा है। लेकिन अब इस सब का सोशल इम्पैक्ट क्या है और इस सब का हेल्थ इम्पैक्ट भी क्या कितना ज़्यादा एडवर्स होता है, इस पर बात करने के लिए हमने मधु किया डॉक्टर शोएब यूसुफी जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माय प्लेजर। तो इसके सोशल इम्पैक्ट पे तो हम बात करते ही, सबसे पहले यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसे कि सबा भी गई बार और उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि जी ख़वातीन नहीं, अब तो ये मर्द हज़रात भी ये कर रहे हैं कि जी मैं गोरा हो जाऊँ। ये क्या हमारे जहन में ये कॉम्प्लेक्स है? हमने गोरे रंग को या फेयर गोरा तो हटा दें, फेयर कॉम्प्लेक्शन को हमने तरक्की की ज़मानत करार दिया हुआ।
बस आपने जैसे इंट्रो में बोला था बिल्कुल सही है कि असल में ये हमारी माइंडसेट है इस टाइप का हो गया है। असल में मैं इसके लिए एक अगर बैकग्राउंड देखूँ ना तो हमारा वो जो एक सदियों का जो गुलामी है ना उसका ये सारा इम्पैक्ट है, जिसमें भी हमें निकलने में भी शायद सदियाँ लगेंगी। मैं अपने पेशेंट्स को ये समझाता हूँ कि रंग जो होता है ना वो आपके अल्लाह ताला ने आपको आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से दिया हुआ है, और हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो बेस्ट यानी कि जिसको सांवला या हल्का गंदुमी रंग कहते हैं वो बेस्ट कलर होता है वैसे। लेकिन हमारे यहाँ सोशल टैबूज बहुत हैं, जैसे भी आपने सारा अपना देखा भी अपने इसमें पूरा कि हमारे यहाँ सोशल इम्पैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, चाहे लड़का हो लड़की, हर कोई चाहता है कि जनाब वो उसका रंग जो होता है ना फेयर साइड पे जाए। तो ये सोशल एस्पेक्ट्स इसमें ज़्यादा आते हैं। जैसे हमारे पास बच्चियाँ आती हैं तो उनके पेरेंट्स का सबसे बड़ा इशू उनकी शादी होता है, जिसके लिए वो चाहती हैं कि जनाब जो भी लड़का आता है देखता कहता है लड़की का रंग सही नहीं है। तो इसकी वजह से ना लोग बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं इन चीज़ों की तरफ, और इसके मेडिसिन के हिसाब से इफ़ेक्ट्स भी हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इन सारी चीज़ों को हमें डील करना पड़ता है पेशेंट्स के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, जितने भी लोग आपके पास आते हैं, आपसे कंसर्न करते हैं और आपको पूछते हैं स्किन से रिलेटेड जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बताइएगा कि सबसे ज़्यादा उनकी क्या कंप्लेन होती है स्किन को लेकर। उनको अपनी स्किन में जो है वो किस चीज़ के ऊपर बात करनी होती है, क्या उनको अपनी स्किन की जो है स्मूथनेस के ऊपर बात करनी होती है, या जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर लोग आपके पास आते हैं और उनके पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। बेसिकली जो मेजॉरिटी आती है ना हमारे पास, जैसे वो उसमें ईयर्स भी काउंट कर रहे होते हैं कि किस एज ग्रुप में पेशेंट आ रहा है हमारे पास। तो टीन एज ईयर्स वालों का सबसे बड़ा मसला पिंपल्स होता है और उसके बाद कॉम्प्लेक्शन होता है। थर्ड वन इज़ हेयर फॉल। हेयर फॉल तो हर 90% कहता है मेरा हेयर फॉल हो रहा है जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये मेजर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें सबसे मेजर 3 कॉमन कंप्लेंट्स जो होती हैं वही होती हैं। तो इसमें जैसे आपका टॉपिक है फेयरनेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा फालतू में लोग चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। आपको उनके एडवर्स इफेक्ट्स बताऊँ, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ बहुत ही अनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स जो अब मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा सिवियर मार्केटिंग की जाती है, जो मर्क्यूरी बेस्ड होती हैं। और मर्क्यूरी एक ऐसा समझने कि एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन डीप जाकर सेटल हो जाता है और फिर उसके एडवर्स इफेक्ट्स डे बाय डे आपको पता चलते हैं। जब वो आप लगाना छोड़ते हैं ना, वो रंग काट है, सिंपल सी बात। जितनी भी ये फॉर्मूला क्रीम्स मिल रही होती हैं वो आपके रंग को एक तरह से रंग काट का काम कर रहे होते हैं। जब आप लगाना छोड़ते हैं तो फिर वही जो है आपकी स्किन जो होती है और ज़्यादा बुरी होने लगती है, डीप उसके अंदर पिगमेंटेशंस आने लगती हैं, फेशियल हेयर्स फीमेल्स में बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। फिर जो हमारी जो फाइन वेन्स होती हैं वो बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं, जिनको ब्रोकन वेन्स या स्पाइडर वेन्स कहते हैं, वो फेस पे नज़र आने लगती है, हैंड्स पे नज़र आने लगती हैं, जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन फॉर्मूला क्रीम्स को यूज़ किया होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये तो आपने इन क्रीम्स के हवाले से बात की, अब चेंजेस ये हुए हैं कि प्रोसीजर्स लोग करवाने लगे हैं। बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, माइक्रो नीडलिंग है या दीगर प्रोसीजर्स हैं, और उसके हवाले से ये भी कहा जाता है कि नहीं ये सेफ़ हैं, इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। तो थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि अब जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है और ये प्रोसीजर्स आते जा रहे हैं, तो उस हवाले से ये कितने रिलायबल हैं, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, और ये करवाने भी चाहिए या नहीं करवाने चाहिए, इस हवाले बिल्कुल। देखिए, माइक्रो नीडलिंग में हम सीरम्स यूज़ करते हैं जो बड़े इफेक्टिव सीरम्स होते हैं। कुछ मल्टी वाइटामिन बेस्ड सीरम्स होते हैं, नियासिनामाइड्स बेस्ड होते हैं, और उसमें ऐसी मेडिसिन होती हैं जो सेफेस्ट मेडिसिन होती हैं। और ये देखिए वो टॉपिकल अप्लाई की जा रही होती है डर्मा पेन के थ्रू या दूसरे प्रोसीजर्स के साथ हम उसको मिक्सअप करके लगा रहे होते हैं, तो वो सेफेस्ट होती है। उनका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर ह्यूमन हैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन दे रहा है, उसकी एक्सपर्टीज कितनी है उसको देने में। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि मैन बिहाइंड द मशीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मशीन्स तो बहुत अवेलेबल है, ठीक है ना, जो उसको देने वाला है उसकी कितनी एक्सपर्टीज़ है और वो स्किन टोन को समझ के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके फ़ायदे होंगे, नुकसान नहीं होगा। सही जी। अच्छा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये देखना होगा कि भाई कौन आपको ट्रीट कर रहा है, किससे आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो ये भी कितना ज़रूरी होता है कि अगर आप स्किन से रिलेटेड जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो आपको एक अच्छा डॉक्टर मिले जो कि आपको स्किन को बेहतर करने के लिए सजेशन दे, ना कि वो मज़ीद आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं हर पेशेंट को ये समझाता हूँ कि देखिए, आप अपने नियर बाय एरिया में आप उस डॉक्टर के पास जाएँ जो MBBS, एक MBBS होना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, कि हमारे यहाँ तो इसको समझा ही नहीं जाता कि आप जाएं प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, उससे जाके पहले तो कंसल्ट करें। देखिए, ये दुनिया भर में इसको प्राइमरी केयर बोला जाता है, उसके बाद फिर आगे जाके ये स्पेशलिटी की तरफ जाती है चीज़ें। तो हमारे यहाँ जो GPs हैं
पहले तो हम ये कहते हैं कि उनके पास आपको जाके जाना चाहिए, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे फ़ौरन सैलून्स में चले जाते हैं, किसी हर्बलिस्ट के पास चले जाते हैं। हाँ। बड़ा कॉमन है ये माशाल्लाह आप लोगों का जब से ये मॉर्निंग शोज स्टार्ट हुए तो इसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस भी बहुत अच्छी आई है। हाँ। और उसके नुकसान भी बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये आपने सैलून की बात की है, तो मुझे थोड़ा सा ये डिफरेंस बताइएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो एस्थेटिक क्लिनिक्स जो हैं उसका रुख कर रहे हैं rather than कि आप किसी ब्यूटी पार्लर जाएं। तो ये क्या डिफरेंस है, ये क्या एक बिग चेंज है? और ये क्या देखिए एस्थेटिक्स अब इतना दुनिया भर में एस्थेटिक फिजिशियंस कहलाते हैं डॉक्टर्स जो काम कर रहे होते हैं। हाँ। हम अपने आप को एस्थेटिक फिजिशियंस कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपसे आपकी एस्थेटिक से रिलेटेड यानी कि आपकी ब्यूटी से रेलेवेंट जो चीज़ें होती हैं वो एक सेटअप में दी जा रही होती हैं। जैसे अगर हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो स्किन डिजीज़ को भी डील कर रहा होता है, वो एस्थेटिक्स को भी डील कर रहा होता है, और एक स्पेशलिटी बनती, बल्कि सब स्पेशलिटी बनती जा रही है जिसको एस्थेटिक क्लिनिक्स कहा जाता है या मेडी स्पास कहा जाता है दुनिया भर में। अच्छा। तो यानी कि ये फ़र्क है कि जो लोग ये देख रहे हैं कि एस्थेटिक्स जो है इट्स नॉट कि आप कुछ अलग से बना रहे हैं। एस्थेटिक्स इज जस्ट इम्प्रूविंग योर नेचुरल। एग्जैक्टली। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताते जाएं कि जैसे ये तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, लोगों को ये शऊर देते जाएं कि भाईजान बजाय ये सारी चीज़ें और अप्लाई करने के, अगर आप अपनी डाइट या न्यूट्रिशन थोड़ी सी अच्छी रखें, अगर आप और छोड़े डाइट और न्यूट्रिशन, पानी अगर आप उसका इंटेक अगर अच्छा कर लें तो गुर्दे से लेके स्किन तक सब अच्छा हो जाएगा। आप यकीन करें कि मेरे पास जो पेशेंट आता है उसको जो पहली मैं जो प्रायोरिटी बताता हूँ वो बताता हूँ कि आपकी बेसिक स्किन केयर क्या होनी चाहिए। मैं मुंह धोना सिखाता हूँ, सिंपल से वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप जो 2-3 स्प्लैशेस मारते हैं पानी से, उससे आपका डीप पोर क्लिनजिंग नहीं होती। 10-15 स्प्लैशेस आपने पानी के दिन में 5 बार मारने हैं विदाउट एनी सोप, विदाउट एनी फेस वॉश। आप सिंपल केयर पे जाइए। वाटर इनटेक 8 to 10 ग्लासेस रखिए। फ्रूट, सैलेड्स एंड दही इज ए प्रोबायोटिक, ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है। इनको अपनी डाइट के अंदर लेकर आए। क्लिनजिंग के लिए मैं बड़े सिंपल सा जो वाइटनिंग फेयरनेस चाहते हैं, मैं कहता हूँ ठंडा दूध लें, मिल्क क्लिनजर के तौर पे यूज़ करें। वो हम सुनते हैं ना क्लियोपेट्रा बात लेती थी तो एक्चुअली इसमें लैक्टिक एसिड होता है और वो आपको मिल्क क्लिनजिंग करता है। जो मिल्क क्लिनजर्स भी आजकल आप सुनते हैं मार्केट में अवेलेबल है। दिस इज़ द वे कि हम बहुत अच्छा नॉर्मली इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो जनाब अली, बात यह है कि ये जो 8 to थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, जो 8 से 10 ग्लास है, तो ये 8 से 10 ग्लास का पहला ग्लास मेरा हो गया है। हाँ। और ये उम्मीद और यकीन है कि ये कि पहला नहीं होगा बल्कि 8 से 10 या उससे भी ज़्यादा होंगे। बिकॉज हम कभी कभी सोचते हैं कि जी हम ये कर ले वो कर ले, लेकिन कभी कभी ये और वो करने में जो हम बेसिक चीज़ है वो करना भूल जाते हैं, जो कि बड़ा नुकसानदेह होती है। बिल्कुल, अपनी डाइट जो है उसको प्रॉपर रखें, वाटर इनटेक बेहतर रखें, तो सारे स्किन के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और हमारा भी यहाँ पर एक इशू आ गया है, ब्रेक का इशू। तो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। तो आज आपको सुनाएंगे नगर पार्कर के मौज़न चाचा यार मोहम्मद, मंदिर के रखवाले सूजा राम और छोटू गाइड शगन की कहानी। तो चलिए इस खूबसूरत सफर पर फैसल करीम के साथ। महाराजा गंगा सिंह के बीकानेर किले के दरबार में राग मांड में रचा ये गाना गाती अल्लाह जिलाई बाई को शायद ये मालूम न था कि एक दिन पूरी दुनिया इस अलग थलग देश में घूमने आएगी। मंदिर मस्जिद वाला देश, सोनारी धरती, चांदी आसमान वाला देश, सुनहरी रेत पे नाचते मोरों वाला देश, केसरी रंग वाले शगन का देश। कराची से बदीन से आते, ठट्ठे से आते। ये शगन है, 10 साल का शगन, नगर पार्कर का छोटा गाइड, जो कूचे कूचे नगर नगर से आने वालों को नगर पार्कर घुमाता है। घूमने के लिए कस्बा है, कारुंजर है, म्यूजियम है, डैम है, पुल है, जैन मंदिर है, पीछे इधर बोडेसर मस्जिद है। सबसे पहले शगन बोडेसर की सैर कराता है।
नगर पार्कर की सयाहत का एक और नगीना। 500 साल से जायद पुरानी ये छोटी मगर इंतहाई खूबसूरत बुढ़ेसर मस्जिद। ये मस्जिद तब से लेके आज तक ये अपनी पूरी शान शौकत के साथ यहाँ मौजूद है। मस्जिद के बाहर एक छोटा सा अहाता है जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है, और मस्जिद के अंदर अगर आपको लेके चलें तो ये जो मार्बल का काम है ये भी अपनी असल हालत में अभी तक इसी तरह मौजूद है। जो पिलर आप देख रहे हैं ये उसी तरीके से जिस तरीके से लगाए गए थे आज तक मौजूद हैं। इसके अलावा इसका जो मेहराब है ये बड़ा खूबसूरत है और इस पे चूने का काम है और ये भी आज तक इसी अपनी असल हालत में मौजूद है। जब यहाँ पे खुदा के नाम लेवा सरबसजूद होते हैं तो यकीन जानिए कि एक अजब सा सुकून मैसर आता है। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। इकबाल ने ये मिसरा तो 1917 में कहा था, लेकिन 400 बरस कबल ही इस मिसरे को अमली जामा पहना दिया गया था। पुरानी मस्जिद है, 1505 में बनी है, 516 साल बनते हैं मस्जिद। 15वीं सदी के अवाइल में जंग की गरज से यहाँ का रुख करने वाले बादशाह महमूद शाह बेगड़ो और उसकी फौज ने फतह की खुशी में एक ही रात में इस मस्जिद को तामीर करवा दिया था। लेकिन इकबाल का दूसरा मिसरा 500 साल पुरानी इस मस्जिद कि जहां चंद सयाह ही सजदा रेज होते हैं, इसकी हालत जार बताने के लिए काफी है। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। जी 5 वक्त नमाज पढ़ने के नहीं आते कोई बंदा, और दूसरे बंदे घूमने के लिए आते हैं, वो आते हैं नमाज पढ़ते। बादशाह तो मर गया, फौज भी खत्म हो गई, बस रह गई तो ये बुढ़ेसर मस्जिद और इसका इकलौता मौज़िन यार मोहम्मद। मेरा नाम है सर यार मोहम्मद। सुबह के 7 बजे इधर आते हूँ मस्जिद पर, शाम को 4:30 बजे चले जाते हूँ घर। 5 वक्त में नमाज अजान देते हूँ, इधर बैठे हूँ देते हो। यार मोहम्मद रस्म अज़ां अदा करता है तो सयाहों में रूह बिलाली जागती है। यहाँ सजदा रेज होते हैं और जाते जाते यार मोहम्मद को भी कुछ दे जाते हैं। घूमने वाले आते हैं, को खुदावाट देते, मेरे को 2 रुपए 5 रुपए 100 रुपए देते, शाम को बच्चों को आटा लेके जाते उधर बैठे। ज्यादा रंग और औगन तो नहीं, लेकिन जैसे थर और नगर पार्कर सादा है उसी तरह ये मस्जिद बुढ़ेसर भी सादा है, और सादगी की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। यार मोहम्मद की कहानी तो आटे के हुसूल के साथ शायद खत्म हो जाती है, लेकिन शगन की कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, और बाकी है पूनी जैन मंदिर की कहानी भी। और ये है पूनी जैन मंदिर। 900 साल से भी ज्यादा का अरसा बीत गया है ये मंदिर यहाँ मौजूद है। यहाँ भी हर साल हजारों सयाह आते हैं। काफ़ी टूट फूट का शिकार तो हो गया है, इसीलिए अब इसको महकमा सयाहत ने एंटिकिटीज़ एक्ट के तहत अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया है। यहाँ पे आना है तो फिर एंजॉय करना है और मजहबी सयाहत को फ़रोग़ देना है। हाँ, लेकिन जो नहीं करना है वो ये कि यहाँ किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को छेड़छाड़ नहीं करनी, तोड़ना वगैरह नहीं है। 800 साल पुराना पूनी जैन मंदिर उस वक्त की सबसे मालदार खातून माई पूनी ने बनवाया था। रिवायत के मुताबिक मुकामी औरतों ने माई पूनी को उसकी दौलत का ताना देकर ऊपर वाले की राह में खर्च करने का कहा। तब माई पूनी ने यह मंदिर भी बनवाया और साथ ही कई किलो सोना मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से में यह कहकर छुपाया कि जो भी ये सोना निकालेगा उसका सर कट जाएगा। निकालने वाले का सर कटा या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन सोना निकालने के चक्कर में मंदिर का ऊपरी हिस्सा गिर चुका है और पिछला हिस्सा भी राम भरोसे टिका है। हम 200 कभी 300 कभी 400 कभी ऐसी कमा लेते, कभी 500 आ जाते हैं, कभी 500 देते हैं हमारे को, और ऑफिसर आ जाए बड़ा वाला। कहीं मंदिर मरम्मत का मुंतजिर तो कहीं हिफाजती इंतजामात का इंतजार।
एक मंदिर ऐसा भी है जहां के इर्द गिर्द अभी तक इसकी बाकियात उगल रहे हैं। 800 साल पुराना ये मंदिर जैन मत के बानी महावीर के नाम पे बनाया गया है। इस मंदिर की खास बात यह है कि अभी तक यहां से पुराने पत्थर, पुरानी मूर्तियां, पुराने कॉलम्स, स्लैब्स, हत्ता के बहुत कुछ यहां पे डिस्कवर हो रहा है। और महकमा सयाहत ने अब इसे अपनी तहवील में लेने के बाद सयाहत को प्रमोट करने के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन क्या इतना काफी है? इसी पे अब आगे चल के बात करेंगे। यहाँ का रखवाला सूजाराम आराम से बिल्कुल नहीं बैठ सकता, कहीं कोई यहाँ के कीमती नवादरात चुरा के ना ले जाए। पुराना तकरीबन हम तो पत्थर देखा 800 साल बोल रहे हैं, 800 साल। मेरे अक़ब में जो मंदिर है वहाँ पे लोग जाके माथा टेकते थे, और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पूरा इस मंदिर का अहाता था। तमाम तर रसूमात यहाँ हुआ करती थी, यानी कभी ये बहुत ही चहल पहल वाला इलाका हुआ करता था, लेकिन वक्त की धूल ऐसी पड़ी है कि सब कुछ यहाँ पे बिखर सा गया। कुछ चीज़ें ठीक हालत में हैं, कुछ टूट फूट गई हैं। ये एक सही सलामत है और इस जैसा एक और अब यहाँ नहीं है। गो के बाकी जितने भी नवादरात यहाँ से मिल रहे हैं उनको प्रिजर्व करने की कोशिश तो की जा रही है, जैसे कि ये पुराने कॉलम्स, ये कुछ मूर्तियाँ और मज़ीद बड़े पत्थर भी। लेकिन क्या ये इक़दाम काफ़ी है? ऐसा तो नहीं कि फिर कोई आए और फिर कोई इन्हें उठाकर चलता बने। अभी लगाया तो ये बोलता लगाने वाला और आएगा, हम तो ऐसे ही हमारे को आर्डर है, हम इधर लगा के अभी हमारा काम फाइनल हो गया। यहाँ से सिर्फ बेशकीमत मूर्तियाँ और दीगर पत्थर ही नहीं मिले, बल्कि एक बहुत पुरानी जुबान यानी ब्राह्मी स्क्रिप्ट की लिखाई भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे खुदाई के दौरान मिली है। यहाँ से मूर्तियाँ मिल रही हैं, पुरानी लिखाई के नक़ूश मिल रहे हैं, पूरे पूरे चौबारे मिल रहे हैं। नहीं मिल रहा तो सूजा को रखवाली का मुआवजा नहीं मिल रहा। हमारे को ऐसी तनख्वाह नहीं मिलती तो सफर गुजर हुए तो मैं बैठा रहूं, बाकी 2000 में क्या होता है, सिगरेट पूरा तो नहीं होता है। शाम हो गई है। नगर पारकर के किरदार मोरों की तरह एक एक करके अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। यार मोहम्मद आटा लेकर, सूजाराम सिगरेट के पैसे पूरे ना होने का शिकवा लेकर, और शगन जो कि अपनी धुन में है मगन, जेब में चंद सौ और दिल में करोड़ों के ख्वाब लेकर। तो ये थी नगर पारकर के सयाहती मकामात और इसके बासियों की कहानी। इस कहानी पे सालों सहरा की मिट्टी पड़ी रही, लेकिन अब सयाहों के कदम यहां पड़ने से ये मिट्टी हटती जा रही है। सहरा में पधारो मारे देश की सदा गूंजती जा रही है। पड़ पड़ बूंद पड़त है, कड़ कड़ बीज कर, शाम बिना सुंदर है कल। ये मंदिर, ये मस्जिद, यहाँ के पहाड़, यहाँ के झरने, यहाँ के लोग और ये पूरी की पूरी वादी दावते नजारा देती है सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सयाहों को। केसरिया बालम पधारो मारो देश। पधारो मारो देश। ओके। So seriously, पधारो मारे देश, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, फैंटाबुलस। फैसल, कैसा रहा ये आपका विजिट, कैसी रही ये जर्नी आपकी? मेरे सफर से ज्यादा ये जो थर पारकर और नगर पारकर का सफर है
ये दिखाना बहुत खूबसूरत है दुनिया को। एक जानिब जहाँ पड़ोसी मुल्क में ये सारी हरकतें हो रही हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान और नगर पार कर पूरी दुनिया को बता रहा है कि मजहबी हम आहंगी कितनी खूबसूरत है। मंदिर और मस्जिद वाले इस देश की कहानी हमने आपको बताया। अभी एक ब्रेक लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ढेर सारी बातें और करनी है। हमारे साथ रहिए। लियारी और बॉक्सर्स का तो जैसे चोली दामन का रिश्ता है और अब खवातीन बॉक्सिंग चैंपियंस में लियारी में से ही निकल रही हैं। कराची से जरा खिजर आजम की रिपोर्ट। जरा मारे एक मिनट। हाँ। मार बहुत जोर से लगेगा। देखें रिपोर्ट देखें। लियारी की पावर गर्ल्स महरीन और मारिया दोनों बनी बॉक्सिंग की नेशनल चैंपियन। महरीन बलोच 57 और मारिया रेंद 48 किलोग्राम फेदरवेट मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुई। नेशनल से पहले मेरा ट्रायल हुआ है सिंध में अपने वेट 48 वेट में मैं सिलेक्ट हुई हूँ। तो वहाँ पे मेरा सेमीफाइनल लाहौर से हुई है और फाइनल बलूचिस्तान की लड़की से हुई है जो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉक्सर है। उनके सामने फाइनल हुई है, मैं गोल्ड मेडल और बेस्ट बॉक्सर हासिल। लोगों का कहना है कि बॉक्सिंग एक मर्दाना गेम है जो गर्ल्स नहीं कर सकते हैं। शायद गर्ल्स के लिए ये नहीं होगा, वो बहुत नाजुक होते हैं इस मामले में। तो ये सोच के मैंने कि लोगों का माइंड चेंज करना है मैंने, तो इसलिए ये सोच के मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। उस टाइम मैंने नहीं पता था कि मैं किस लेवल में खेलूंगी। दोनों बॉक्सर्स ने नेशनल कैंप का हिस्सा बनने के साथ इंटरनेशनल इवेंट पर नजरें रख लीं। अब टारगेट है इंटरनेशनल और उससे आगे ओलंपिक तक खेलूंगी। नेशनल 2 टाइम में गोल्ड हुई और साउथ एशिया में फर्स्ट टाइम जब मैंने इंटरनेशनल टूर मारा तो फर्स्ट टाइम वहाँ में ब्रॉन्ज मेडल हुई। तो मेरी कोशिश यही है, ख्वाहिश बन चुकी है कि अब मैंने इंडिया को हराना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था वो मेरे लिए सीनियर है लेकिन 2 हाथ उसके 2 हाथ मेरे हैं। तो मैंने एक्सपीरियंस भी हासिल किया। अब कोशिश है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगी। महरीन बलोच और मारिया रेंद अपने पंचेस को पहले से भी ज़्यादा मजबूत बना रही हैं क्योंकि अभी इम्तिहान और भी हैं। लियारी की ये पावर गर्ल्स नेशनल चैंपियन तो बन चुकी हैं, अब बैनुल अक़वामी सतह पर नाम रोशन करना चाहती हैं, पाकिस्तान के लिए जीतना चाहती हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ खिजर आजम, समा, कराची। तो आपने पैकेज देखा और हमने सोचा क्यों ना इन सारी पावर पफ गर्ल्स, कार्टून 3 होती है ना उसमें, हमारे पास भी ये 3 पावर पफ गर्ल्स मौजूद हैं और उनके कोच जमील अहमद खान सर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा हफ्सा हमारे साथ मौजूद हैं और मारिया और महरीन हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया भाई। तो सबसे पहले हम जमील भाई आपसे शुरू करते हैं गुफ्तगू का आगाज़। तो आप मुझे अभी बता रहे थे कि ये सारी बच्चियां जो हैं माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड हैं, बड़ी ज़बरदस्त हैं, इनमें से इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए भी कोई जा रही हैं, तो वो कौन है ज़रा ये बताएं। ये हमारी जो है ना मारिया है। सबसे पहले मैं इसका बताता हूँ, महरीन है जी। ये महरीन बलोच है, ये नेशनल चैम्पियन भी 2 बार रह चुकी है और 2019 में सेफ गेम वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल है ये। और ये मारिया है, ये जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जॉर्डन के लिए मुंतखब हुई है। ये 27 तारीख को ये जा रही है। That's really great. और नेशनल चैम्पियन भी है। हाँ? इस उम्र में नेशनल चैम्पियन भी है और नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेस्ट बॉक्सर भी आई है ये। ये हफ्सा है, ये सिल्वर आई थी, इसका फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, फिर भी ये माशाल्लाह से खेली और सिल्वर आई है। अच्छा, जिनको इन्होंने ज़ेर किया है वो कैसे कॉम्पिटिटर्स थे? वो इसके सामने जो आई थी वो भी इंटरनेशनल बॉक्सर थी। वो शुरू में इसके सामने तो बड़ा तो बढ़ चढ़ के खेल रही थी, मगर इसने उसको ऐसा कर दिया तो आखिर में वो 2 राउंड भाग के खेलती रही। इस तरह उसने मारा। क्या कितना पैशन है, कितना टैलेंट है पाकिस्तान में। मारिया, आपसे मैं बात करती हूँ, आपसे स्टार्ट करती हूँ। ये बताएं कि आप ये देख रही होंगी मैंने ये ग्लव्स भी पहनी हुई है और मैं जब ये मुझे पहना तो मुझे फील ये हो रहा है फैसल कि ये वाकई पहनना ही कितना मुश्किल है और आप इतना ज़बरदस्त तरीके से खेल रही हैं, आप इतना ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आपको शौक था कि नहीं मुझे बॉक्सिंग करनी है, मुझे ये वाली गेम खेलनी है, ज़रा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मुझे बचपन से बॉक्सिंग का बहुत शौक था। अच्छा। तो उस टाइम मेरे घर वालों को पता नहीं था कि मैं बॉक्सिंग खेल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने समझा कि बॉक्सिंग एक मर्दाना गेम है, लड़कियाँ खेल नहीं सकती। लेकिन मैंने ये करके दिखाया कि मैं ये कर सकती हूँ। इसी वजह से मेरे घर से सिर्फ मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मारिया कर सकती है, आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। और मेरी ट्रेनिंग के और उस्ताद की मेहनत
और अम्मी की वजह से मैं आज इस लेवल पर पहुंची हूँ और इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान का नाम रोशन ये जो बेल्ट रखा हुआ है ये आपका है? ये जरा यार ऐसे क्यों रखा है आपने? इसको दिखाए ना यार, क्या बात है, क्या बात है, दिखाएं कि ये सर जरा फोकस करेंगे, फोकस करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये बेल्ट नेशनल चैंपियन का बेल्ट है, ये क्या फाइट रही आपकी, किसको आपने कौन था और ये बेल्ट लेने के बाद कैसा फील होता है? सबसे पहले तो बहुत खुशी फील हुई क्योंकि हमारी मैचर में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमें बेल्ट मिला है। वैसे तो हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं और मेडल्स मिलते हैं ना, क्योंकि ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ही बेल्ट मिलते हैं। तो हमारे लिए मतलब एक जुनून की हद भी थी कि इस बार बेल्ट है भाई, इस बार हर हाल में हमें बेल्ट लेना है, हासिल करना है। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी मेहनत रही इस चैम्पियनशिप के लिए, क्योंकि गर्ल्स के हवाले से ये सेकेंड टाइम था। गर्ल्स की आवाज़ फर्स्ट चैम्पियनशिप 2019 में आई थिंक हुआ था, नहीं 2017 में ऐसे ही, और ये सेकंड टाइम था चैम्पियनशिप गर्ल्स के हवाले से। तो इस तरह से हमने पार्टिसिपेट किया, हमने सिंध को रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान में पूरे। तो फर्स्ट टाइम जो मेरे सामने वो कश्मीर की बॉक्सर आई थी सेमीफाइनल में, तो उससे विन करके फिर मैं फ़ाइनल में गई। जबकि मैं इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ पहले से, तो मेरे लिए काफ़ी एक था भी कि नहीं भाई एक इज्जत भी है पहले से इंटरनेशनल, जाहिर सी बात है ना। तो एक होता है कि नहीं अगर कोई जूनियर आपको हरा दे या कुछ ऐसा हो, तो ये भी था। लेकिन नहीं, मैंने कहा मेहनत पे भरोसा है इस तरह से। तो फाइनल में मेरे सामने पंजाब की बॉक्सर आई थी, तो हमारे बीच ये कंपटीशन था कि पंजाब और सिंध, बाकी तो सब नीचे था। लेकिन जो फाइनल में हमारा टफ जो था वो पंजाब और सिंध के दरमियान था। तो इस तरह से मेरी जो फाइट हुई वो पंजाब के साथ हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में मैंने विन किया और ये बेल्ट मुझे हासिल। ये अच्छा, ये मैं अगर सीधा बात करूँ ना आपसे, अगर कोई लड़के आपको छेड़ने आ जाए, अगर छेड़ने आ जाए, वैसे तो अगर आज वो देख रहे होंगे, अच्छा मारिया कुछ कह रही है उस पे, हाँ, अगर वो देख रहे होंगे तो पहले तो उनकी हिम्मत नहीं होगी। अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये हिम्मत हो भी गई तो क्रॉस पंच मारेंगी कि सीधा ना? और मैं अक्सर इलाके में लड़ाई करती रहती हूँ। ये थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगी, ये दोनों मार देंगी, मारिया और बहुत जज्बाती मैं और मारिया में फिर भी कंट्रोल कर, मार चुकी भी हो। मैं बस फिर ये क्या हुआ था, मुझे थोड़ा सा बताओ ये क्या हुआ? हम दोनों मैं और मारिया रास्ते में से जाते ट्रेनिंग से आ रहे थे, तो फिर उन्होंने आवाज़ दी, तो उनको मैंने मना भी किया था। उन्होंने 2 बार पहले भी आवाज़ दी थी, तो मैंने कहा आवाज़ नहीं दो। तो मैं और मारिया जा रहे थे, उन्होंने आवाज़ दी, फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने उस लड़के को मारा, वो गिर गया बाइक से। फिर उसके बाद अभी कोई भी आवाज़ नहीं देता, वहाँ वो लड़के नज़र ही नहीं आते अभी। आप सोचें वो जिन्होंने कोशिश भी की छेड़ने की, और ये सिर्फ ये नहीं कि ये बॉक्सर्स हैं, तो ये यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज जा रहा है उन सारी लड़कियों को, उन सारी बहनों को, उन सारी बेटियों को, बच्चियों को, अगर इस तरीके के जो लोग होते हैं वो अपने घर में अपनी बहनों को भूल के दूसरे की बहनों के साथ अगर इस तरह करते हैं, आपने जिस तरह कहते हैं ना वज़ीर आज़म, आपने घबराना नहीं है, आपने पंच लगाना है सीधा सीधा। अच्छा जमील भाई, थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप इनके रूटीन के वाले से आप ज़रा मुझे बताएं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के ये शो देख रहे हैं, वो ये जानना उनके नज़दीक जो ये इस वक्त नीचे विंडो में जो फुटेज चल रही है ना, उनके नज़दीक पंच मारना जो है ना वो बड़ा अच्छा उनको लगता है, क्या मैं पंच मारूंगा। इस एक पंच के पीछे ट्रेनिंग कितनी होती है ये बताएं? इस एक पंच के लिए ट्रेनिंग तो काफ़ी होती है। अब जैसा कि ये जा रही है जॉर्डन के लिए, तो ये टफ ट्रेनिंग कर रही है, ये सुबह भी कर रही है, दिन को भी कर रही है, और रात को दोबारा से ट्रेनिंग करती है। और ट्रेनिंग ऑफ करने के बाद, यानी कि ट्रेनिंग बिल्कुल ऑफ हो चुकी है, फिर ये ग्लव्स पहनती है। लड़कों को अपने क्लब के जो इससे जो हैवी लड़के हैं, यानी कि अच्छे लड़के हैं, जो उनको बोलते हैं कि आओ मुझसे स्पैरिंग करो, यानी कि फाइट करो। 2 राउंड उनके साथ करती है ट्रेनिंग ऑफ करने के बाद भी। अच्छा जैसे माशाल्लाह से सुबह आप उठे हैं, सुबह कितने बजे उठी ये बताएं, पूरा रूटीन आप जरा चेक कर दें। 6:30 बजे उठ गई, उसके बाद पहला अपने रूटीन क्या आपका? नमाज पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर ट्रेनिंग के टाइम उस्ताद कॉल करते हैं ज़रूर, जो उस्ताद नूर बादशाह है वो हमारे उस्ताद है, वो भी ट्रेनिंग करवाते हैं सुबह। और उस्ताद जावेद ये ट्रेनिंग जो है ये रनिंग पे आप सुबह करते हो या फिर सीधा जो है वो पंचिंग? फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, रनिंग होती है, स्टेमिना की ट्रेनिंग होती है। स्टार्टिंग में रनिंग होती है, रनिंग हो गई, उसके बाद आके ब्रेकफास्ट, फिर या फिर पहले किस तरह? पहले रनिंग करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कुछ शूट वगैरह वो करते हैं, फिर उसके बाद स्कूल बॉक्सिंग करते हैं, जो पंच होते हैं वो सिखाते हैं हमारे उस्ताद वो। फिर उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होते हैं, फिर उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। 9:30 तक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। 9 तक ट्रेनिंग करते हैं जी, मतलब एक हेल्दी रूटीन है। और ऑब्वियसली ये बॉक्सिंग करती है, आज मैं ट्रेनिंग करी थी, सीढ़ियों से मैं गिर गई। नहीं, आज क्या हुआ, आज कैसे गिर गई? आज मैं ट्रेनिंग कर रही थी सीढ़ियों में ना, तो सीढ़ी वो रनिंग कर रही थी उस टाइम सीढ़ियों पे, तो शूट लगा रही थी, उस टाइम मैं गिर गई सीढ़ियों से, बहुत जोर से लगा। सुनने वाले ये सुन ले, जब हम स्प्रिंट लगा रही थी तब स्प्रिंट, और ये सीढ़ी पे, जी हां, सीढ़ियों जनाब अली सीधी रनिंग नहीं होती,
ये जो सीढ़ियों पे होती है ना स्प्रिंटिंग, वो होती है। अच्छा, बहुत हार्ड है हमारे बॉक्सिंग की। अच्छा जमील भाई, डेफिनेटली आप कोच हैं और आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स भी आते होंगे, तो कैसे आपको आइडेंटिफाई आप कर लेते हैं कि यार ये जो प्लेयर है, मतलब एक कोच जो होता है उसको पता होता है, उसको पता होता है कि यार इसके अंदर स्पार्क है, इसने आगे जाना है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बॉक्सिंग के शौक में आते तो हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं नहीं ये बहुत डेंजरस है, वी वांट टू गो बैक, हम नहीं कर सकते। ज़रा कुछ इस हवाले से भी बताएं, हमारे पास कितना टैलेंट है बॉक्सिंग में? हमारे पास लिहारी में हमारे पास काफ़ी टैलेंट है बॉक्सिंग के हवाले से और कोचिंग के हवाले से। हमारे पास कोचेस भी बहुत हैं और बॉक्सर्स भी बहुत है। और बाकी आपने जो बात कही ना कि किस तरह हम टैलेंट को जांच कर सकते हैं कि टैलेंट किस तरह आ सकता है, तो बॉक्सिंग जो है ना, जो शैतान बच्चा हो, जो मस्ती करने वाला बच्चा हो, ये वही खेलता है। सबसे बेसिक ये है, जो शैतान है, जो मस्तियाँ करने वाला है, जो उछल कूद करने वाला है, वो तो ये होता है ना कि अगर आप दुबले हैं या आपकी फिजिक इस तरह की नहीं है तो लोग ये कहते हैं नहीं आप बॉक्सिंग नहीं कर सकते। मगर जब मैंने मोहम्मद वसीम को देखा था स्टार्टिंग में, तो फिर मुझे यकीन आया था कि नहीं भाई आप यू कैन डू एनीथिंग। कैटेगरी होती है बॉक्सिंग। जब हम भी खेलते तभी हम भी स्लिम थे बिल्कुल ही। मैंने जब बॉक्सिंग शुरू की 32 kg मेरा वजन था 92 में। तब से हमने बॉक्सिंग, हम तीनों भाइयों ने एक साथ शुरू की। मेरे वालिद साहब भी बॉक्सर थे, मेरे चचा एक ओलंपियन बॉक्सर थे, एक एशियन चैंपियन बॉक्सर थे। तो हम यानी कि फैमिली हमारी बॉक्सिंग की हमारे नसों में थी। हालांकि मैं भी शैतान था, सब भाइयों में सबसे शैतान में ही था। तो बाकी और दूसरी बात ये है कि एक दिल आपको 90% जो है ना, आपको जो है ना आपका दिल खिलाएगा। 10% आपकी ट्रेनिंग खिलाएगी, 10% ट्रेनिंग खिलाएगी, 90% आपका जो हार्ड है ना, ये जब तक आप एक्सेप्ट करोगे कि यार मैं इसको मारूंगा और मैं विन करूंगा, तो फिर आप विन करोगे। 10% आपकी ट्रेनिंग है। अच्छा, हमने इससे पहले भी लियारी में जाके बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं। हमारी फर्स्ट जो फीमेल एजुकेटर हैं, जो जज हैं बॉक्सिंग की, उनका भी ताल्लुक़ लियारी से है। मुझे ये बताएं कि हम काफ़ी ये बात कर चुके हैं कि यार फैसिलिटीज़ नहीं है इतनी ज़्यादा, और बच्चों को आने में इसलिए भी मसला होता है कि डाइट वाले मामलात भी होते हैं, फिर कुछ जो आप बॉक्सिंग बॉडीज़ हैं उनके भी आपस में थोड़े इश्यूज़। मैंने एक ये भी स्टोरी देखी कि कुछ बच्चे हैं वो अपने घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सुबह में वहाँ बकरियाँ बांधते हैं, रात में फिर वो बकरियाँ ऊपर जाके बांधते हैं, उसी जगह पे वो बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। हमारे पास जमील भाई अगर फैसिलिटीज़ थोड़ी बेहतर हो जाएं तो ये बच्चे जो आज यहाँ बैठे हैं, एक बेल्ट नहीं हो 10 बेल्ट हो इनके पास एक इंटरनेशनल फाइट की जो है विक्ट्री ना, उनके पास कई। मुझे ज़रा इस पे बताएं कि फैसिलिटीज़ के हवाले से हमारे फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊँ कि ये हमारी मारिया जा रही है, ये सिंध से जा रही है, हमारे सूबे सिंध से जा रही है, कोई डिपार्टमेंट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके स्पॉन्सर का मसला आया है, स्पॉन्सर का मसला है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पाकिस्तान बॉक्सिंग में जो है ना, बॉक्सिंग को तरजीह नहीं है, बिल्कुल तवज्जो नहीं है। हालांकि बॉक्सिंग में जितने मेडल दिए, आप क्रिकेट की टीम ले लो, फुटबॉल की टीम ले लो, हॉकी की टीम ले लो, अगर फाइनल में हमारी टीम जीतेगी तो 1 गोल्ड आएगा। हमारे 12 के 13 अभी 13 बॉक्सर अगर फाइनल में 13 के 13 गोल्ड हो गए तो हमारे पास 13 मेडल आएंगे, 13 गोल्ड आएंगे। 13 के बाद फिर अगर सिल्वर भी है, ब्राउन भी 2 हैं, तो हमारे यानी कि मेडल ज़्यादा है, मगर फिर भी हमें तरजीह नहीं है। अब स्पॉन्सर के चक्कर में हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट से हमने अपील की, सिंध गवर्नमेंट से अपील की, तो हमें सिंध गवर्नमेंट ने जो है ना, वो क्या नाम है, यानी कि हमारा हौसला वो किया है कि भाई हम इसको सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह स्पॉन्सर करेंगे। तो मेरी मीडिया के तौर से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि हमारी डिपार्टमेंटल टीमें हमें यानी कि बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है। सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और वापडा, ये 4 टीमें हैं जिसमें बॉक्सिंग चल रही है। ठीक है, कुछ ऐसे बॉक्सर्स भी हैं जिनकी हाइट कम है, वो ना आर्मी में जा सकते हैं ना नेवी में। अच्छे बॉक्सर है, मेरा अपना कज़न है मास, बहुत बेहतरीन बॉक्सर है, उसको वो सिर्फ तराशने वाली यानी कि बात है, वो जा सकता है, ऊपर तक भी जा सकता है, मगर उसके बाद ट्रेनिंग नहीं, काम भी करता है और बॉक्सिंग भी अपना जारी रख रहा है। तो मल्टीनेशनल कंपनियाँ, डिपार्टमेंटल टीमें अगर नहीं है, उनका कोई मसला है, तो मल्टीनेशनल कंपनियां, आप पाकिस्तान में देखो कितने कंपनियां कमाने के लिए आई है, बाहर से आ रही है ना। बिल्कुल, ये शीजान वगैरह, ये जितने भी कंपनी हैं, टेलीनोर वाले, ये मोबलिंक वाले, ये अगर सपोर्ट करें तो फिर कि भाई हमें बॉक्सिंग टीम बनानी है 10-10, हम 10 बॉक्सर लेंगे, 2 कराची से, 2 वहाँ से, 2 वहाँ से, इनको हम सपोर्ट करेंगे। सही कह रहे हैं बिल्कुल जमील भाई, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है। भाई ये हमारे प्लेयर्स हैं, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, ये पूरी दुनिया में जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। इनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो फिर किसको फैसिलिटेट करेंगे? हफ्सा बैठी है, हफ्सा मुझे बहुत पैशनेट लग रही है। हफ्सा ये बताएं कि पहली फाइट याद है?
जी पहली फाइट याद है मेरा भाई बॉक्सर है ना, तो मतलब वो बॉक्सिंग करता, मुझे कहता था हफ्सा बॉक्सिंग करो, तो मुझे उस टाइम पे शौक नहीं था। जब मैं मेरिन वालों को मैंने देखा, मैं फाइटों पे गई, भाई मुझे लेके गया, तो मुझे वो शौक है कि मैं भी बॉक्सिंग करूँगी। तो मैंने पहली फाइट खेली, वो फाइट में हार गई। और उसके बाद मैंने कहा मैं मेहनत करूँगी, थोड़ी मेहनत में ढीठ हूँ। अच्छा, मेहनत मतलब ज़्यादा जोर नहीं लगा। और मैं साइकिलिंग भी करती हूँ, साइकिलिस्ट भी हूँ मैं, तो मतलब दोनों चीज़ें करती। फिर मैंने साइकिलिंग छोड़ दी, फिर मैंने इतनी मेहनत की, 3 साल के बाद मैं नेशनल खेलने गई और सिल्वर मेडल होकर आया। फेवरेट पंच कौन सा है? 5 फेवरेट पंच कौन सा है? 5 बता दो कौन सा? 5 क्या है, 9 क्या है? अभी मत नहीं उठने का। 5 आप बैठे बैठे बता पसली पे मारना। 5 ये जी हाँ, एब्डोमेन पंच ये जी हाँ। और आपका? चिन पे 9 और आपका? काउंटर 2। और वो कैसे होता है? नाक पीछे जाके। ओके, नाक पे लगता है। ये नाक। तो भाईजान आपने देख लिया कि ये जो बच्चियां हैं हमारी, ये पीछे जाके आपकी नाक पे भी मार सकती हैं, ये चिन पे मारेंगी तो ये तो कटाई कटा भी करना सिखा सकती हैं। पसली जो है ना, जब पसली पे लगती है ये वाला, ये जो पसली पे लगता है ना, तो उसके बाद वो कहते हैं ना, बंदा उठता नहीं उठ जाता है। बहुत शुक्रिया जमील भाई, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तशरीफ लाई। आपको बेस्ट ऑफ लक आपकी फ़ाइट के लिए। अल्लाह करे आपके और बेल्ट्स आते जाएं, और अल्लाह करे आप जिस तरह ढीठ बनी हुई ना मेहनत करने के लिए, उसी तरह ढीठ बनी है। थैंक यू सो मच। ये है हमारे मुल्क का टैलेंट, और ये टैलेंट जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेटेड नहीं है। जितने टैलेंटेड हमारे लड़के हैं उतनी टैलेंटेड हमारी लड़कियां हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ अच्छे वसाइल की और अच्छी फैसिलिटीज़। बिल्कुल अच्छी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। तो ये हमारा टैलेंट है जिससे हमने आपको मिलवाया।